हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 ग्रामीण विकास का लेखपाल। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ओके, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा गाँव के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो गाँव के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ना, उन योजनाओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, वो योजनाओं का वर्णन चैप्टर 2 में है। अब देखिए, पहले बार में देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजना है। तो उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सुनियोजित आर्थिक विकास, अवस्थापना, संसाधनों के सतत निर्माण, रोजगार के सतत अवसर सृजित करने की प्रमुखता दी गई है। ठीक है, और ग्राम विकास विभाग द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का प्रत्येक स्तर प्रत्यक्ष लाभ जन सामान्य को मिल सके, इसके लिए ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भी भागीदारी प्राप्त की जा रही है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय की दृष्टिगत वर्ष 1985 में आयुक्त ग्राम विकास का पद सृजित किया गया था। आयुक्त ग्राम विकास का जो पद है ना, वो 1985 में बना था। ठीक है, क्यों बना था? क्योंकि जो ग्राम विकास को जो प्रभावी नियोजन मतलब कार्य कराना, ठीक है, उनका अनुसरण करना, फॉलो करना, सब कुछ मतलब जो भी इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो सब आयुक्त ग्राम विकास अधिकारी करता है। आयुक्त के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर मंडल, जनपद विकास खंड एवं ग्राम सभा इकाई तक विकास हेतु सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, मनरेगा। तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा का कार्यान्वयन कितने चरणों में संपन्न हुआ है? वो है 3 चरणों में। क्वेश्चन आ सकता है कि मनरेगा का कार्य उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में संपन्न हुआ? वो 3 चरणों में। योजना का प्रारंभ प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 से 22 जनपदों में और 15 मई 2017 में 17 अतिरिक्त जनपदों में, और तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से चलाया गया है। यानी कि 6, 7, 8, 2 फरवरी, 15 मई और 1 अप्रैल। ठीक है, पहले में 22 जनपद, दूसरे में 17, ठीक है, और तीसरे में बाकी जो बचे हैं। ये देखो, ये आती है मनरेगा में, ये फ़ोटो बन के। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, महात्मा गांधी मनरेगा। ठीक है, भारतीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखो, महिलाएं कार्य कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि मतलब कम से कम 100 दिन तक तो इन लोगों को काम मिल ही जाए। इस योजना का यही उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा, फिर से देख लो, मतलब रिवाइज कर लो मन में कि पहला 2007 मतलब 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में 3 बार हुआ। पहला 22, तीसरा 15 और चौथा बाकी जो बचे ना उन सब में वो योजना लागू कर दी गई। उस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंश कितना होता है? देखो, 100% का मतलब 100 जो परसेंट है ना, 100 नंबर मान लो, 100 का 75 केंद्र सरकार के पास रहेगा और राज्य सरकार के पास 25। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर 100% अंक, सामग्री अंश पर भारत सरकार को 75% अंक एवं राज्य सरकार को 25% अंक। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। जो निर्धनता, जो गरीबी है ना, उसको ठीक करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 3 जून 2011 में। मनरेगा की शुरुआत 2006 में, और NRLM मतलब जो निर्धनता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, 3 जून 2011। और देखो, उसका सिंबल ऐसा बना होता है।
अब आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कहाँ की थी? तो सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में की गई थी, NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कहाँ की थी? राज्य सरकार के बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, ये याद रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इस मिशन का उद्देश्य 2024 से 25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना, उन्हें तब तक संपोषित करना और सहायता देना जब तक वे दयनीय गरीबी स्तर से ऊपर ना उठ जाएं। यानी कि NRLM का मिशन का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि 2024 से 25 तक जो गरीबी रेखा से कुछ ज़्यादा ही नीचे लोग हैं ना, उन लोगों को ऊपर उठाना। ठीक है, अब आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन पूर्णतः केंद्र पोषित होता है। अब प्रदेश में से कब किया गया? केंद्र पोषित योजना के रूप में प्रदेश में कब किया गया था? 25 दिसंबर 2012 में। कब किया गया था? 25 दिसंबर 2012 में। देखो, अब मनरेगा, ठीक है, यानी कि 2006, उसके बाद NRLM 2011, अब PMO, प्रधानमंत्री सड़क योजना। ठीक है, और 2012 में ये लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बोर्ड लिखा रहता है, ऐसे सिंबल बना होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, दो 2001 की जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या तक के गांवों को पक्की सड़क का योजना से जोड़ना था? 2001 की जो जनगणना थी उसके आधार पर कितनी जनसंख्या तक के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना था? तो मैदानी क्षेत्र में 500 और इससे अधिक जनसंख्या वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले गाँव। ठीक है, 2001 की जनगणना के आधार पर चिन्हित 500 या उससे अधिक की आबादी वाले गांव तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनपदों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण बसावटों की योजना के अंतर्गत आच्छादित किए गए जाने तक का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। यानी कि इसका सबसे मतलब है कि 2001 की जनगणना थी, उसमें से कितने, क्या बताया गया कि कितने लोगों की, मतलब कितने पक्की सड़क की योजना कहाँ कहाँ पे हो गया है। क्योंकि पहली बात तो है कि मैदानी क्षेत्र ना, तो उसमें 500 लोग हैं। ठीक है, अब जिस गांव में 500 लोग हैं उस गांव को जोड़ दें, और अगर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना, उनमें से 250 लोग तो अनिवार्य होने ही चाहिए। अब वित्तीय वर्ष 2015 से 16 में भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न में क्या बदलाव किया गया? वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न में क्या बदलाव किया? प्रधानमंत्री सड़क योजना में केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% दिया गया। ठीक है, और मनरेगा में 75% केंद्र सरकार का, 25% राज्य सरकार का। और ये PM प्रधानमंत्री की सड़क योजना में 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का। अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये थी सड़क योजना, ये है आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2015 से 16 में। अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? 100% केंद्र द्वारा। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है ना, वो पूर्णतः केंद्र उसको देखता है। और कब चलाई गई? 2015 से 16 में। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये हुई है 2012 में, और इससे पहले जो NRLM था ना, गरीबी वाला दयनीय, वो था 2011 में, और उससे पहले मनरेगा वो था 2006 में। अब स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब से की थी? दिसंबर 2002 से। स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब से की थी? स्वजल धारा कार्यक्रम योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2002 में की थी, दिसंबर। ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत गाँव वासियों को कुएं, बावड़ी वाले बनाने वाले व हैंडपम्प लगाने की सुविधा प्रदान की गई। इस योजना के लागत का कितने % गाँव वालों का वहन करना होगा? 10%। यानी कि ये जो योजनाएं हैं, इससे मतलब सरकार बनाएगी तो सरकार कुछ टैक्स भी तो लेगी ना, तो वो कितना टैक्स लेगी? तो बस 10% टैक्स लेगी।
अब आते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना को का पुनर्गठित सुव्यवस्थित एवं व्यापक रूप है। तो जवाहर रोजगार योजना है उसका ही दूसरा रूप जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये योजना 1 अप्रैल 1999 में पैदा की मतलब चलाई गई थी, पैदा नहीं की थी, चलाई थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसका पहले नाम क्या था? रोजगार योजना। अब नाम क्या है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। सितंबर 2001 में से इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लाभकारी राजकीय अवसर का सृजन करना था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 21 मार्च 2015 में की गई थी। जो हम देखते हैं ना कि मतलब कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कंप्यूटर का, वो इसी के अंतर्गत था। तो इस योजना के तहत कितने युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया? तो 1.4 बिलियन युवाओं को, 1.4 मिलियन युवाओं को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। देखो ऐसा आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से दूर 7.5 करोड़ परिवारों को बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराना था। यानी कि जो बैंकिंग सेवाओं से जो लोग वंचित हैं उन लोगों को बैंक तक सुविधा से पहुंचा देना। अगर वो नहीं आ सकते तो हम बैंक वहाँ पर ले आएंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वालों को स्वदेशी रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। खाता खोलने के 6 महीने के पश्चात 2500 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा आधार संबद्ध खाते में उपलब्ध होगी, जो 6 माह के पश्चात 5000 तक बढ़ाया जा सकेगा। क्वेश्चन आता है कि जो ग्रामीण जनधन योजना है ना, उसमें कितना मिला है? क्या बाई चांस कोई दुर्घटना घट जाए तो आपको कितना मिलेगा? तो 1 लाख रुपया मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोगों को अपना बीमा करा सकते हैं? 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग अपना इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा किया जाएगा? तो 2 लाख तक का बीमा कराया जाएगा। ये देखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने तक है? 18 से 50 तक। और कितने रुपए तक का बीमा कराया जाता है? 2 लाख तक। उसके आते हैं कि 2022 तक सबसे 2022 तक सबके लिए आवास शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 2022 तक सबके लिए आवास मिशन प्रारंभ करने की अनुमति कब प्रदान की गई? तो 17 जून 2015 को। साख समृद्धि सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए ऋण के लिए की दर सब्सिडी प्राप्त होगी 6.5%। यानी कि जो मकान बनाने के लिए सबके लिए सब्सिडी कितनी प्राप्त होगी? 6.5%। सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम। तो सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1973 में। सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। तो आते हैं नेक्स्ट। कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना। 1 अप्रैल 1995 से कार्यक्रम जल संभर विकास के लिए तय किए गए थे। साझा दिए दिशा निर्देश के तहत क्रियान्वित किए जा रहे हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? कितने टाइम था? 1975 से 78 तक। एक कार्यक्रम 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर किया जा रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? मरुभूमि को बढ़ने से रोकने, मरुभूमि में सूखे के प्रभावों को समाप्त करने वाले प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने व इन क्षेत्रों में भूमि का उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना है गांव के समग्र विकास के लिए एक नई सांसद
आदर्श ग्राम योजना कब से शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 से। सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना कब की है? 11 अक्टूबर 2014 से। गांव के समग्र विकास की योजना के तहत प्रत्येक सांसद वर्ष 2016 तक एक तथा वर्ष 2019 तक 3 गांव की बुनियादी एवं संस्थागत ढांचे विकसित करने में आग्रह किया गया। मतलब इसका मतलब ये है ना कि प्रत्येक सांसद को बोला गया कि आप एक एक गाँव गोद ले लें। 2016 में एक एक गाँव का प्रारंभ किया था और 2019 में 3 गाँव का। सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किस शहर में किया था? पानीपत, हरियाणा से। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि विकास योजना। अब आते हैं नेक्स्ट, नमामि गंगे। बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है नमामि गंगे, नमामि गंगे। आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल पर भी देखा होगा नमामि गंगे। तो नमामि गंगे है क्या? यह गंगा की सफाई और संरक्षण से जुड़ा एक कार्यक्रम है। जो नमामि गंगे है वो गंगा जो नदी है ना उसकी सफाई और संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम है जिसको नाम दिया गया है नमामि गंगे। अब आते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का फोकस किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर है? असंगठित क्षेत्र में। अटल पेंशन योजना के तहत कौन पात्र है? तो अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के ऐसे बैंक खाता धारक जिनकी आय कर योग्य नहीं है और जो किसी अन्य वैधानिक, सामाजिक और सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। मतलब ऐसी योजना उनके लिए है पेंशन जो टैक्स नहीं भर सकते हैं, जो अपनी आय का टैक्स नहीं भर सकते, क्योंकि उनकी आय इतनी कम होती है कि वो भी उसमें भी टैक्स दे देंगे, फिर उनके बचेगा क्या। अब 31 दिसंबर 2015 से पहले योजना में शामिल होने वाले सरकार 5 वर्ष तथा प्रतिवर्ष अधिकतम कितने रुपए का योगदान देगी? 1000 रुपये। ठीक है। अटल पेंशन योजना के तहत कितनी उम्र में पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा? 60 वर्ष। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2008 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2008 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पूर्ववर्ती किन 2 योजना का विलय किया गया था? तो प्रधानमंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का। ठीक है, रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार योजना सृजन कार्यक्रम। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इस कार्यक्रम के तहत माइक्रो एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए ऋण लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें कुछ सब्सिडी का होगा। विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक व सेवा व्यापार के क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजनाएं इस कार्यक्रम के तहत स्थापित की जा सकेंगी। इसके लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, किंतु विनिर्माण में 10 लाख एवं व्यापार क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए लाभार्थी को कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो कक्षा 8 तक के स्टूडेंट है ना वो कक्षा 8 से बाद होंगे ना, मतलब क्लास 9, 10, तो इस टाइप के बच्चे ना इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के KVIC एक्ट के तहत KVIC एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा किया जाता है? खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा। यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन KVIC एक्ट अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा किया जाता है? खाद्य एवं ग्रामोद्योग द्वारा। शहरी क्षेत्रों में इस योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? शहरी क्षेत्रों में इस योजना का कार्यक्रम किसके द्वारा? इंडस्ट्रियल सेंट्रल द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग एक मात्र नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग में एक नोडल एजेंसी होगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, काफ़ी बार आपने सुना होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितनी वर्ग के आयु के लिए लोगों के लिए होता है? तो 18 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के हर बैंक खाता धारक इसके लिए पात्र है। इस योजना में शामिल होने वाले इच्छुक लोगों को प्रतिवर्ष कितना प्रीमियम चुकाना होगा? तो 12 रुपये प्रति वर्ष। जिन लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चाहिए ना, वो प्रत्येक वर्ष 12 रुपये दें, ठीक है। इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु पर बीमा राशि 2 लाख तथा पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा 2 लाख मिलेगा। अगर इस योजना के तहत अगर इनाम मर जाता है तब भी 2 लाख, और विकलांग हो जाता है तब भी 2 लाख। अब आते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम का उद्देश्य है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य है सुनिश्चित करना है कि 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर में दायरे में तथा फिर अधिकतम 50 मीटर की दूरी में प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी उपलब्ध हो। तो राष्ट्रीय ग्रामीण जल पेयजल योजना, तो इसका मतलब ये है ना कि इसमें कहा गया है कि 50 मीटर की रेंज में प्रत्येक पर्सन को, प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिल सके। एलपीजी सब्सिडी सीधे ही उपभोक्ताओं के बैंक खातों में जमा करने की पहल योजना पूरे देश में लागू है। तो एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में किसके तहत लागू है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, ठीक है। 2015 में सब्सिडी कब दी है? 2015 में पहली योजना। अब आते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी डीबीटीएल की इस योजना का पहल नाम अब दिया जाता है, यानी डीबीटीएल को अब पहल के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी डीबीटीएल की यह पहल योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जो पहली योजना वो विश्व की सबसे बड़ी योजना है।